प्रज्वल, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। रितेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। परफेक्ट। तो प्रज्वल इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर हु इज हेल्पिंग अस टू कंडक्ट दिस स्पेस। ओके। और काफी लोग आ चुके हैं एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस स्पेस, सो विल शेयर लेटर व्हेन इट इज डन। ओके। और ग्रेट। सो 8:58 हो गया सर, 9 शार्प पे स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। तो शुरू में बता देता हूँ थोड़ी दो तीन चीजें कि एक तो ये स्पेस में हम लोग गोल्ड सिल्वर के अलावा मैक्रो पिक्चर्स पे बात करेंगे वर्ल्ड की, हम्म। हम्म। और किस तरह से हो रहा है। और हम्म। कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल जैसा हमने टाइम सेट किया है 9:30 तक का, हम्म। तो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है। हम्म। और रितेश जी से काफी चीजें समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे जो पर्टिनेंट होंगे। तो जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज वो बहुत क्रिस्पी रखें, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। कॉन्टेक्स्ट तो रितेश जी समझ ही जाएंगे कि किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। और कोशिश ये करें कि बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन होना चाहिए। और बाई सेल की रिकमेंडेशन मत पूछिएगा प्लीज, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बोलना कि क्या खरीद लूं क्या बेच लूं। कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, क्योंकि दिस स्पेस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स व्हाट हैपनिंग एंड एनेबल यू टू डू योर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट व्हाट एवर यू डू। सुशील केडिया जी भी मुझे दिख रहा था, वो भी जुड़ गए थे। और काफी लोग हो गए हैं। और बस 30 सेकंड बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। और काफी 180 लोग मुझे दिख रहे हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं इस समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रितेश सर, इतनी शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए। और रितेश सर के हम लोग ट्वीट्स देखते रहते हैं, तो काफी नॉलेजेबल होते हैं। थोड़ा सा चार्ट भी वो हमें शेयर करते हैं तो काफी पता चलता है। और 2020 से इन्होंने जो तमाम चीजें बोली थी मैक्रो पिक्चर को लेकर के, एसेट क्लासेस को लेकर के, तो आप उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि काफी रिसर्च बेस्ड और समय के साथ वो सारी चीजें सच साबित हुई हैं। स्पेशली हार्ड एसेट्स में तो बहुत ही परफेक्ट थे, और इक्विटीज में भी जो वो बोल रहे थे। तो रितेश सर, आप जो हम लोगों के बीच में ये इंडिया में खासतौर पे सोना बहुत लोग खरीदते हैं, चांदी बहुत खरीदते हैं, और दिवाली आ रही तो उसकी वजह से ही बहुत लोग खरीदते हैं। तो हम हम्म। गोल्ड सिल्वर की स्टोरी समझेंगे आपसे, उसके बाद थोड़ा मैक्रो पिक्चर वर्ल्ड की समझेंगे। तो जैसे हिंदुस्तान में एक कहावत कही जाती है, बुजुर्ग लोग बताते थे कि 1 तोला सोने का जो भाव होता है वो हम्म। एक एक मिडिल क्लास की मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम का अगर हम वो प्राइस देखें तो हम्म। बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इसका मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि दरअसल गोल्ड की कीमत सेम रहती है, रुपी ऊपर नीचे होता है, करेंसी फ्लक्चुएट होती है, इसलिए हमें गोल्ड महंगा है, सस्ता लगता है। गोल्ड तो वहीं पे खड़ा हुआ है, गेहूं का दाम थोड़ी बढ़ता है, करेंसी फ्लक्चुएट होती है, इसलिए वो प्राइसेस डिफरेंस दिखते हैं। बट एनीवे, माइक इज योर्स सर। पहले तो हमें बताइए गोल्ड प्राइसेस में क्या हो रहा है, इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है? 3650 के आसपास पहुंचने वाला है। देखिए, आ, आ, ये स्टोरी क्या है कि जब तक रिजर्व रिजर्व करेंसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो एक रिजर्व करेंसी ऑलवेज यूज टू बी यूएस डॉलर। ये हमारे और आपके पूरे जीवन में हमने एक ही रिजर्व करेंसी देखी थी, वो है यूएस डॉलर। ओके। और जब यूएस डॉलर और गोल्ड के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से थी और आज भी है, गोल्ड नाइदर पेज यू इंटरेस्ट नॉर पेज यू डिविडेंड। जबकि यूएस डॉलर में अगर आप पैसा डालोगे तो वो पैसा आप उनके बॉन्ड्स में डाल सकते हो, और उनके बॉन्ड्स में डालोगे तो आपको 2, 3, 4, 5% ब्याज भी मिलेगा। सो शुरू से गोल्ड जो है वो हमेशा प्रेशर में रहा। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते थे तो लोग बोलते थे गोल्ड क्यों डालने का, फिर तो सीधा यूएस के बॉन्ड्स में डाल देने का पैसा। तो 2022 का अगेन ये चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, और अब ये क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज आ चुकी है अच्छे तरीके से कि हम कभी भी, हम सबकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स
इंडिया, जैसे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंडिया में नहीं रहती है। चाइना की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चाइना के बॉन्ड्स इज नॉट इन चाइना, रशिया के वाज नॉट इन रशिया। अगर आपके डॉलर में है तो वो डॉलर आपका जो है वो नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू यूएस के किसी बैंक के पास ही होगा, क्योंकि आप वो पैसा जो है यूएस में ओवरनाइट लेंड करते हो पैसा, तो आप यूएस के किसी बैंक के पास रखते हो जो आपका नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। तो 2022 में जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, लड़ाई हुई, तो G7 ने लेड बाय कनाडा डिसाइडेड कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो रशिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम लोग कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। कॉन्फिस्केट का मतलब हमने ले ली है, हमने अभी तक किसी को दी नहीं है। ऑल्दो ये डिस्कशन हो गई है अभी ऑलरेडी कि चलो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास रखी है ना, बेल्जियम में काफी रखी हुई है, वो अब हम लोग यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे देंगे। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन वो कॉन्फिस्केट हो गई वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो प्रॉब्लम ये आई कि पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है जब से डॉलर की हम लोग रिजर्व करेंसी स्टेटस बोलते हैं, उन्होंने जाकर कहीं वॉर करे होंगे, डेमोक्रेसी चेंज करी होगी, लीडर्स चेंज करे होंगे, उन्होंने कभी किसी की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो नहीं कॉन्फिस्केट नहीं करी। सो 2022 से पहले के जो चार्ट होते थे वो ये होते थे कि जब रियल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता था तो गोल्ड नीचे जाता था। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो जब भी आप कोई भी चार्ट लगा लीजिए, आपको गूगल भी करेंगे तो आपको चार्ट अच्छे दिख जाएंगे। अगर आज मैं वो चार्ट पैटर्न आज भी वैसा ही रहता था तो आज गोल्ड का भाव $1400 के करीब होता था। 2022 के बाद वो चार्ट पैटर्न टूट गया, फरवरी मार्च के बाद, जब रियल इंटरेस्ट रेट तो पॉजिटिव रह गए बट गोल्ड ने ऊपर जाना चालू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उस दिन इंडिया, चाइना, रशिया सबको लग गया कि अब तो हम लोग यूएस डॉलर में और यूएस बॉन्ड्स में पैसा नहीं रख सकते। एक्चुअली हम लोगों को तो बाद में पता चला, चाइना को 2014 में पता चल गया था कि उसे चाइना को एक पावर बनने ही नहीं दिया जाएगा। तो चाइना ने 2014 से ही अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएस बॉन्ड्स का कंपोजिशन कम करना चालू कर दिया था। बट बाकी दुनिया को झटका जो 2022 में लगा, आप ये उस झटके का असर देख रहे हो आज की डेट के अंदर कि धीरे धीरे गोल्ड, विच इज इवन लेस वॉलेटाइल देन एनी अदर कमोडिटी, ओके, is slowly gaining its pace as a neutral reserve asset। ये वो रिजर्व एसेट जो किसी की लाइबिलिटी नहीं है, जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। आज की डेट में यूएस डॉलर कभी भी प्रिंट हो सकता है और उसमें काउंटर पार्टी रिस्क है, बट डॉलर में अगर वो गोल्ड आपके पास है तो उसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। तो व्हाट यू आर फाइंडिंग नाउ इज मोर एंड मोर कंट्रीज नॉट इंडिविजुअल्स, more and more countries are now going and incrementally not buying dollar for the reserve, they are actually going towards gold। और चाइना ने तो पिछले 3 साल से उस गोल्ड को यूज करना चालू कर दिया सिस्टम में फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आल्सो। तो आप you're just finding कि गोल्ड इज कमिंग बैक टू द सिस्टम एज न्यूट्रल रिजर्व एसेट। और आपको ये एक्सेप्ट करना है। अभी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड के ईटीएफ्स में देख रहा हूं, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि डॉलर इज नॉट योर रिजर्व करेंसी एनी मोर। डॉलर का स्टेटस इज डिमिनिशिंग डे बाय डे। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट डिमिनिशिंग डे बाय डे। और गोल्ड का स्टेचर डे बाय डे इज गोइंग अप। ओके, तो रितेश जी, क्या इसको ये कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड इज ए क्वासी रिजर्व करेंसी? यस, इट इज दिस स्टेटमेंट एज्यूम्स इंपॉर्टेंस। और ये मैं आसानी से नहीं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट। आप मुझसे 3 साल पहले क्वेश्चन पूछते थे तो मैं बोलता नहीं यार, ये हो नहीं सकता। और तो मुझे भी दिख गया था कि G7 ने गलत कर दिया कॉन्फिस्केट करके, बट ये हो नहीं सकता। बट पिछले 3 साल में धीरे 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 ये कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में। यू कैन कॉल इट अ न्यूट्रल रिजर्व करेंसी, यू कैन कॉल इट नाउ। डोंट कंसिडर गोल्ड एज अ कमोडिटी, डोंट कंसिडर gold as a precious metals. Start considering gold as a neutral reserve asset। ओके, तो ये एक न्यूट्रल रिजर्व एसेट है, क्वासी एसेट कह सकते हैं। सो ये हाँ। जो, जैसे मैं समझना ये चाह रहा था कि गोल्ड में जो ये रैली इस वक्त चल रही है, एक तो आपने जो करंट हमें सिचुएशन समझाई उसकी वजह ये है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको कमोडिटी स्पेसिफिक में अगर देखें तो भी क्या आपको लगता है कि ये गोल्ड की जो रफ्तार है
ये यहाँ से अभी कंटिन्यू करेगी या एक पिवट पॉइंट आएगा जहां पे आपको लगता है कि अब पीक होने वाला है गोल्ड का, या अभी इसमें वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है? तो देखिए, कोई भी चीज एक नए भाव पर होती है ना, तो आप उसमें फिर तो लोग कुछ चार्ट पैटर्न बनाकर देन वो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते रहते हैं। मुझे वो चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आते, मुझे हिस्ट्री समझ में आती है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है और मैं हिस्ट्री को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं इनटू द फ्यूचर। 1970 के बाद दो बार हुआ है जब गोल्ड हैज गिवन 8 टाइम्स रिटर्न फ्रॉम इट्स बॉटम। दो बार हुआ है। ये चार्ट ये चार्ट मेरे पास अभी आया है, एक्चुअली मैंने किसी से परमिशन ली थी। ये ट्विटर स्पेसेस के बाद मैं ये चार्ट अपने उस पे पोस्ट कर दूंगा। तो दो बार ये हुआ है। अगर मैं उसी चार्ट पैटर्न को, उसी चीज को, हिस्ट्री को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल से बिटवीन इन अनदर 3-4 years गोल्ड प्राइजेस शुड बी बिटवीन $8,000 to $10,000। मैं रुपये में बात नहीं कर रहा हूं आपसे। $8,000 to $10,000 पर आउंस। $8,000 to $10,000। तो जी आज हाँ। अगर 3,500 है तो जी 3x इंडियन करेंसी में। मतलब आप उसे आगे की तरफ करना चाह रहे हैं। मैं उन सब चीजों में नहीं नहीं, मैं मतलब तो जस्ट नंबर इज अ नंबर। एज ए फन फैक्ट अंडरस्टैंडिंग कि अगर $10,000 जाता तो हाँ, यहाँ से 3x मतलब इंडियन करेंसी में 3-4 साढ़े 3 लाख रुपए तो तुगला बैठेगा। दैट्स हाँ। इंटरेस्टिंग। जब 2018 में मैंने बोला था ये लाख रुपए जाएगा, तो उस समय मुझे बहुत मतलब वो जर्नलिस्ट भी ना वाज टेकन बैक कि कैसी बात कर दी एग्जैक्टली। तुमने। तो आपकी डेट में, और आप कंपाउंडिंग करिए ना पिछले अगले 4-5 साल में, तो आपको पता चल जाएगा कंपाउंडिंग में ऐसी थोड़ी बड़ी चीज हुई। अगर आप कंपाउंडिंग करने जाओगे तो हर साल का 25-30% से ज्यादा कंपाउंडिंग थोड़ी होता है ये चीज। करेक्ट, एग्जैक्टली। लास्ट 25 ईयर्स में यानी 2000 से 2025 में हाँ, एग्जैक्ट बता रहा नंबर कि 10.9% का CAGR है गोल्ड का। इंडियन एक्चुअली CAGR है 13.5%। सिल्वर का 10.9 है। इन डॉलर टर्म्स। हाँ, मेरे पास डॉलर टर्म का नंबर, सॉरी वो मैं अब रुपी टर्म का आपको बता रहा हूँ। डॉलर टर्म में आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। डॉलर टर्म में अगर 11% है तो विच इज क्लोज टू निफ्टी रिटर्न फॉर 25 ईयर्स जो भी लोग बोलते हैं। और जी रुपी टर्म में तो बीट कर रहा है उसको, नो जी हाँ। डाउट। रुपी टर्म में रुपी थर्टी टर्म परसेंट में है। गोल्ड, या रुपी टर्म में गोल्ड इज बीटिंग नाउ निफ्टी सिंस गोल्ड इज। 2000। अच्छा, गोल्ड की सप्लाई और डिमांड को लेकर के मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम्म हार्ड एसेट्स होती हैं हम्म। उसमें क्या हमें सप्लाई और डिमांड को ट्रैक करना चाहिए रादर उनके प्राइस और इन सब चीजों की बजाय? देखिए, सप्लाई डिमांड तो हर एक चीज में आपको ट्रैक करना चाहिए। हम्म। अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स का 101 का ये पहला पहला चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा हो तो ग्राफ होता है डिमांड और सप्लाई का। हम्म। और मैं उस चीज पे ध्यान रखता हूं, ये चीज का, कि क्या सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर भाव बढ़ेगा किसी चीज का, तो मोर एंड मोर मनी गोज इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, एंड सो दैट बिकॉज द प्राइस इज सो हाई, सो यू कैन रिसोर्सेज सेक्टर में फोर पैसा आता है, और फिर केपेक्स बढ़ जाता है, और उसके बाद सप्लाई बढ़ जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप किसी भी कमोडिटीज को पकड़ लो, किसी भी चीज को पकड़ लो आप। ओके। हम्म। हम्म। गोल्ड में अब तक मैंने ये पूरी साइकिल जो मैं देख रहा हूं, पिछली हम्म। 2 साइकिल में इतने बुरे स्कार थे ना गोल्ड माइनर्स पे, जो बोर्ड डायरेक्टर्स थे, जो सीईओ थे, जो इन्वेस्टर थे, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम ना उनके हाथ जाम है, वो केपेक्स नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक केपेक्स ही चालू नहीं हुआ है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो भाव बढ़ता जा रहा है, वो अपने भाव बढ़ते देख रहे हैं। न्यूमॉन्ट माइनिंग ने डिविडेंड बढ़ा दिया है, बायबैक कर दिया है, बायबैक कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, गोल्ड माइनिंग कंपनी हम्म। 3,500 का भाव हो गया, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1,400-1,500 है। क्या तुम्हें केपेक्स नहीं करना चाहिए? जिस दिन ये करेक्ट। केपेक्स चालू हो जाएगा और सारी कंपनीज उठाकर पैसा डिविडेंड बायबैक के बदले केपेक्स में डाल देंगी, आपको पता चल जाएगा, डिमांड रिमेनिंग द सेम, सप्लाई विल स्टार्ट राइजिंग। करेक्ट? इट्स ऑलवेज द सेम थिंग, नो? राइट? करेक्ट। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, इंक्लूडिंग यूरेनियम ऑल्सो।
ओके। अच्छा, गोल्ड वाली तो हो गई। सिल्वर की थोड़ी स्टोरी कहानी है, क्योंकि सिल्वर को इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी माना जाता है, बहुत सारी जी रिपोर्ट्स जी। आ रही हैं। और आपने हम लोगों से, जब हम लोगों ने प्रीवियस कन्वर्सेशन किया था, तो सिल्वर के बारे में भी आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश थे। और हम्म आपसे हमारी ये बातचीज हुई थी कि हम लोग सिल्वर पे स्पेशल शो करेंगे जब वो जिस दिन वो $50 क्रॉस करेगा। तो हम्म 42 के पास तो वो पहुंच रहा है। सिल्वर की क्या हम्म। कहानी, वाई इट इज सो मच इंटरेस्ट इन सिल्वर? दो बार, 2 बार या 3 बार हिस्ट्री में हुआ है कि जब सिल्वर इज लेस देन और इक्वल टू 1% ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। और हम्म। ये 3 बार हिस्ट्री में हुआ है जब एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुल मार्केट, सिल्वर वाज 3.5% ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। जब भी वो 1% का टाइम आया ना, 1% का टाइम वॉज अ टाइम टू बाय सिल्वर, 1% एज अ प्राइस ऑफ गोल्ड। और जब भी वो 2% गया, 2% इज अ मीडियन प्राइस ऑफ सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 50 years, जब हम्म। से गोल्ड को ना फ्रीली ट्रेड करने दिया जा रहा है। ओके, हम्म। 3-3.5 का मतलब हो जाएगा कि यू हैव अ मैसिव यूफोरिया इन द मार्केट। उस समय जैसे मैंने ट्विटर पे ऐसे ही लिख दिया कि उस समय लोग मुझसे व्यू नहीं पूछेंगे, उस समय मुझे व्यू दी जाएगी कि नाउ द टाइम हैज कम वेयर इट विल डबल फ्रॉम हियर। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो यूफोरिया इन सिल्वर, नॉट एट ऑल। जिस हम्म। दिन ये 2% जाएगा एट द प्राइस ऑफ गोल्ड, हम्म। उस दिन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग कि वेयर इट विल गो, बट दैट विल स्टिल नॉट बी द यूफोरिया। फॉर मी द यूफोरिया इज व्हेन द प्राइस टच 3% ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड। ओके। ओके। एंड दैट विल बी प्रिसाइसली अबव $50? देखिए, अगर आप 3-4 साल के अंदर लगाते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि $8 से $10,000 अगर गोल्ड हो गोल्ड। सकता है, हाँ। तो आप उसका 3% लगा सकते हो ना उसका। ओके। ओके। तो वो डिस्कशन आज का मतलब नहीं, आज का कोई फायदा नहीं है सब डिस्कस करने का, बिकॉज दोज नंबर्स आर इन एयर। आप उन नंबर को ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। ओनली अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और अच्छे तरीके से पढ़ी है, आपने समझा है हिस्ट्री को, आपने उन लोगों से, उन लोगों के बारे में, उन लोगों की राइटिंग्स पढ़ी हैं जिन्होंने बुल मार्केट्स देखी हैं, उन्होंने फील करी हैं, तभी आप पता लगा सकते हो कि दोज नंबर्स विल नॉट सरप्राइज यू। राइट। ओके। अच्छा रितेश सर, ये बताइए, कमोडिटी का जो बुल मार्केट आता है तो वो बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल होता है। हम्म अब इस हम लोग थोड़ा उधर चलते हैं मैक्रो की तरफ डिस्कस करने के लिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जो इस समय मैक्रो पिक्चर वर्ल्ड की है, हम्म एनी एनी मार्केट, यूएस स्पेशली और इंडिया या चाइना, ये जो भी है, जो मनी फ्लो है हम्म। वो क्या हार्ड एसेट की तरफ जा रहा है, इसलिए वहां पे तूफानी तेजी के संकेत मिल रहे हैं, या एनी अदर रीजन? देखिए, तेजी के संकेत तो तब आएंगे जब ऑयल भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हम्म। जब तक ऑयल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना, क्योंकि ऑयल इज द हैवी, सेकंड हेवीएस्ट एसेट, मतलब गोल्ड, गोल्ड और ऑयल इज टू थिंग्स विच ड्राइव दिस एसेट्स वेरी हाई, बिकॉज उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा शेयर है इन कमोडिटीज। अभी तक तो ऑयल ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, एंड दैट इज माई बिगेस्ट वरी। क्योंकि ऑयल के अंदर आई बिलीव अ मेजर स्पाइक इज कमिंग इन द कमिंग ईयर्स विच विल बी सस्टेनेबल। सो जब तक ऑयल $75-80 के ऊपर नहीं जाता है, जब तक आप इसे बोल ही नहीं सकते कि अभी तक कमोडिटीज की बुल मार्केट है। और उसके ऊपर तो अभी तक हमने ग्रेन प्राइसेस नहीं देखे हैं। ग्रेन प्राइसेस आर एट मल्टी ईयर लो सिंपली बिकॉज ऑफ सनस्पॉट एक्टिविटी। सनस्पॉट एक्टिविटी के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ग्लासबर्ग साइकिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हाउ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स सनस्पॉट एक्टिविटी इज गोइंग टू कम डाउन ड्रामेटिकली, which will lead to productivity coming down in agri commodities. So actually एक perfect storm आ रही है हमारे सामने अगले 2-3 साल के अंदर, जहां पर agri commodity prices can also rise and oil can also go along, and that is when you will realize that this is a stagflationary cycle where entire money moves into commodities. रितेश जी, यहाँ एक चीज ये समझ आई मेरी, क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के जो गल्फ की अपनी कार्टेल है, ओपेक जी। प्लस, ओपेक प्लस लगातार पिछले 2-3 सालों से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा। अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले भी उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। जी। पॉलिटिकल कमोडिटीज को हम मानते हैं, और हम एकमात्र कमोडिटी मुझे ऐसा लगता है जहां पे बायर्स इज नॉट द किंग, सेलर इज द किंग, सेलर डिसाइड्स की प्राइस क्या होगा, राइट? सो क्रूड ऑयल में
इतनी बड़ी तेजी क्यों बन सकती है आपके हिसाब से? मुझे वो कॉन्टेक्स्ट समझाइए, क्योंकि इसमें यूएस भी बहुत, अगर प्राइस ऊपर गया तो यूएस में ड्रिल बेबी ड्रिल होने लगेगा। जब तक प्राइस सप्रेस है तब तक वो उनके लिए वायबल नहीं है। प्लस साथ में ये जो ग्रीन एनर्जी सब इतना चल रहा है, इसके बावजूद आपको लगता है क्रूड में इतना बड़ा स्पाइक पॉसिबल है? 2009 या 10 में यूएस की ऑयल प्रोडक्शन थी 6 मिलियन बैरल्स। 2023 में यूएस की ऑयल प्रोडक्शन थी 13.5 मिलियन बैरल्स। 2010 से 2023 का टाइम वाज द बेस्ट टाइम फॉर ग्रोथ स्टॉक, बेस्ट टाइम फॉर डॉलर एंड बेस्ट टाइम फॉर डिसइन्फ्लेशन, क्योंकि यूएस ने 10 साल के अंदर एक सऊदी अरेबिया खड़ा कर दिया थ्रू शेल प्रोडक्शन। दैट इज व्हाई ऑयल प्राइसेस रिमेन लो। यूएस ऑयल प्रोडक्शन टॉप्ड लास्ट ईयर। शेल एसेट्स आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल एसेट्स कि जैसे वो गवार फील्ड है सऊदी अरेबिया में 60 साल से प्रोड्यूस ही करता जा रहा है। Shale assets so is like running on a treadmill and you have to keep on faster. So shale assets, number one shale assets are already over. What जो बचा है ना अभी बेसन में, these are not the great shale assets. So US oil production has already topped off. If the US oil production has topped off and possibly over the next few years, it can only come down from here. Then market is not even discounting that thing as of now, except few big oil companies which are buying the remaining shale assets but not producing from them. वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको खुद दिख रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाने वाला है। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही बोली, यूएस इज मूविंग फ्रॉम शेल एसेट्स टू ऑफशोर ड्रिलिंग, क्योंकि उनको खुद पता है कि हमारी शेल एसेट्स अभी ड्रॉ डाउन हो गई, शेल रेवोल्यूशन इज ओवर। इसलिए दे वांट टू ड्रिल इन गल्फ ऑफ मेक्सिको, व्हिच इज नाउ आई थिंक गल्फ ऑफ यूएस, व्हाटएवर उन्होंने जो नाम चेंज करा है। दे वांट टू गो फॉर oil drilling in seabed. It is costly. Secondly, it will not come very fast. It will take 3, 4, 5 years for that production to come in. मैं ये मानता हूं कि बीच में ये टाइम आ सकता है towards the end of the year, towards the start of the year, where oil prices can start rising beyond 75-80. And और मेरे हिसाब से OPEC में कहीं भी excess capacity बची ही नहीं है beyond 1 million barrels per day. राइट। आप जो ग्रीन और क्लीन की बात कर रहे हो, उसमें एक बात हम लोग करते हैं, नॉर्वे इज द कंट्री वेयर हैज द बिगेस्ट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट एडॉप्शन, एंड द एडॉप्शन कीप्स ऑन गोइंग अप. सो देयर ऑयल प्रोडक्शन, देयर ऑयल देयर ऑयल कंजम्पशन शुड बी डाउन. आप उसका चार्ट देख लेंगे ना, देयर ऑयल कंजम्पशन कंटिन्यूज टू मूव अप. करेक्ट। ये कल नहीं हो सकता है, जो आप ये ग्रीन और क्लीन की बात कर रहे हो ना, मेरे से होगा, मैं मानता हूं आपकी बात, बट मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कल होगा. एब्सोल्युटली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊं मैं लोगों को कि पेंसिल्वेनिया में बहुत रिजर्व है इनके पास, बट जो रितेश जी कह रहे हैं वो बात में दम लगता है मुझे कि वो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं. ह्यूज रिजर्व्स इन पेंसिल्वेनिया, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. मे बी दे आर वेटिंग फॉर द हायर प्राइसेस और वट एवर एल्स. और डिस्पाइट इसके कि यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल, फिर चाइना आता, फिर तीसरे नंबर पे हम लोग इंडिया आते हैं. तो मे बी कि ये लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा. और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी 1-2 महीने पहले कि कोई आदमी, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी के पास नहीं है कि सऊदी अरामको के पास कितना तेल है, ये केवल अनुमान है, गेस है. एक तो डिस्कवर्ड रिजर्व है और दूसरा जो एक्सप्लोर्ड रिजर्व है. तो पता नहीं, किसी को कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, अनुमान लगाया था कि इनके पास इतना तेल है, उनके पास इतना तेल. इसीलिए देखिए, जब भी कोटा रिलीज होता है ओपेक का, तो उसमें ये डिस्प्यूट हो जाता है कि इन्होंने अपने कोटे से ज्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया. उसने बोला कि इनके पास तो है ही नहीं, तो कोटा कहां से करेंगे. सो इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिस्प्यूटेड कि हाउ मच ऑयल रिजर्व्स आर देयर इन द कंट्रीज. नोबडी नोज, इवन मे बी देयर कंट्रीज आर ओनली नोइंग. तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया कि क्रूड में भी बड़ी रैली आ सकती. एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, उसके बाद फिर लोगों के क्वेश्चन लेता हूं. प्रज्वल, आप जो लोग क्वेश्चन पूछना थे प्लीज हैंड रेज करिएगा, तो वो आपको ऐड कर देंगे. रितेश जी, अब मेरा क्वेश्चन बिगर ये वाला है कि जो टोटल एसेट क्लासेस हैं हमारे, कमोडिटीज है, इक्विटीज है, डेट है, इसमें नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स के लिए अगर हम व्यू बनाना चाहें तो मनी किस तरफ फ्लो होती हुई आपको ज्यादा दिख रही कंपेरेटिवली? देखिए, आई थिंक वी आर हेडेड फॉर अ स्टैगफ्लेशन इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. वो भी इसलिए क्योंकि मनी प्रिंटिंग चाहिए ही चाहिए फॉर अस टू गेट आउट ऑफ दिस मेस.
देर आर टू वेज आउट ऑफ इट. या तो हम लोग ये डायरेक्टली स्टैगफ्लेशन वाले में चले जाएं, या फिर हम लोग दूसरा 1945 to 52 where US cap the bond yields and then allow inflation to move up. They reindustrialize. This is one part. Second is the 1970s part where it directly goes into the stagflation. In stagflation, hard assets and the assets on the fixed assets on the ground do much better. But in both cases, industrials can do really, really well. In both cases, precious metals can do really well. ओके, तो एसेट एलोकेशन अगर किसी को इंडिविजुअली करना हो तो वो भी क्या रेशियो रखना चाहिए? देखिए, फिक्स्ड इनकम में यू नीड टू बी एट द शॉर्टर एंड वेरी क्लियरली. यू कैन नॉट बी एट द लॉन्गर एंड. शॉर्टर एंड की मैं अगर मैं बात करता हूं तो अप टू 2 years. Why? 2 years will be controlled by central bankers and they can actually control it. Anything above 10 years is all market determined. Only market controls it. और वेस्टर्न वर्ल्ड की बॉन्ड डील्स जिस तरीके से ब्रेकआउट कर रही हैं, दे आर लेफ्ट विथ नो चॉइस. बट जापान ने जो अपना यील्ड कर्व कंट्रोल करा था वो भी यूके में आएगा. यूके के बाद इट विल कम टू अदर यूरोप and then possibly towards US. US still has more levers to play around before yield curve control. This is what is coming to the Western world. So you cannot buy bonds for up to more than 1 to 2 years. Bonds will be known as certificate of confiscation. आपको अपना ब्याज मिल जाएगा, बट वो पैसे की वैल्यू टूट चुकी होगी. आप करेंगे क्या उस पैसे का? करेक्ट, एक चीज ये. सेकेंडली, अगर मैंने 2-3 साल से एक ही चीज लिख रहा हूं कि इंडिया में अगर गोल्ड है ना तो वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है, क्योंकि वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती थी और प्लस वहां उनका मिसट्रस्ट गवर्नमेंट पे ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज विच वर मोर फाइनेंशियलाइज्ड. एंड दैट इज द प्लेस वेयर अगर इंडिया को आज री इंडस्ट्रियलाइज करना है तो आप मेट्रोज में नहीं क्रिएट कर सकते हो अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. इट हैज टू बी इन सेकंड टायर और थर्ड टायर टाउन, which I'm pretty sure you can see it in what is happening in southern India. So I believe अगर gold prices उस level पे जाएगा तो you need to have equities which benefit out of second and third tier towns. And there are very, very clear winners over there if you see it even today also. But I am not into the business of talking on the equities. I am in the business of telling you where to look for equities. Correct. Okay? So this is very clear. Precious metals should be और थैंकफुली इंडिया में काफी कुछ एलोकेशन है प्रीशियस मेटल्स में. बट जब तक केपेक्स नहीं होगा, जब तक प्रीशियस मेटल्स इक्विटीज कैन आउट परफॉर्म प्रीशियस मेटल्स एंड पॉसिबली नाउ सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैन हैपन फ्रॉम गोल्ड टू प्लैटिनम. एक टाइम पे प्लैटिनम वो यूज्ड टू बी कॉस्टलियर देन गोल्ड. 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं. ओके, प्लैटिनम यूज्ड टू बी, टुडे इट इज 1/3 द प्राइस ऑफ गोल्ड. तो आप समझ सकते हो ना कि अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाओगे या टाइटन में जाओगे तो आज की डेट के अंदर अगर आप गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, ओके, मे बी प्लैटिनम इज वेयर यू कैन सी एडॉप्शन. इनफैक्ट डायमंड प्राइसेस कैन ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग. डायमंड प्राइसेस हैव जस्ट कोलैप्स्ड टू आई थिंक 50 years low. You can just even look at that. So there are lot of places where you can look for not only maintain the purchasing value of currency but to actually gain out of what is coming in front of you. Now there are only two outcomes I have just said. एक आउटकम जिसको मैं 10-15% प्रोबेबिलिटी दूंगा और एक आउटकम जिसको मैं 80-85% प्रोबेबिलिटी दूंगा. 10-15% की प्रोबेबिलिटी ये है कि सेंट्रल बैंकर्स स्टैंड बिहाइंड से नहीं यार कि पिछले 15-20 साल से जो गलत हुआ है निकल जाने दो इसको. तो वो आपका दूसरा लीमन ब्रदर्स हो जाएगा. सिस्टम क्लीन हो जाएगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. सिस्टम एकदम क्लीन हो जाएगा. जिसको डिफॉल्ट करना चाहिए वो डिफॉल्ट हो जाएगा. ओके, एंड अ न्यू बुल मार्केट विल स्टार्ट इन 5-7 years. बट वो ब्रेड लाइंस लग जाएंगी. 15-20% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. ये 10 से 15% का सिनेरियो. द अदर सिनेरियो इज हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं. ओके, वो मतलब जिंदगी भर के लिए नहीं है वो लीडर जैसा चाइना में होता है. ओके, तो वो कुछ टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं और उनको जैसे इलेक्ट होते हैं तो उनको दूसरी बार दोबारा से इलेक्ट होना है. वो आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी देख चुके होंगे. ही इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड टर्म ऑल्दो ही इज नॉट अलाउड फॉर दैट. करेक्ट? यस. तो एक पॉलिटिशियन वो सही चीज नहीं करेगा जो उसे करनी चाहिए क्योंकि उसे दोबारा इलेक्ट होना है. अगर उसे इलेक्ट होना है और आपका वोट उसे चाहिए तो आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड टूटना नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली. ओके,
आपको चाहे इन्फ्लेशन थोड़ी ऊपर दिखाई दे, लेकिन आपके पास अगर नौकरी है और आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स आर ऊपर गोइंग अप, you will still vote for that particular person. Correct? राइट। So what they will do is they will allow inflation to run hot. They will allow economy to run hot. Now you can Google it and you can ask Perplexity also कि when you allow economy to run hot, when you allow inflation to run hot, what assets do well? It's a एब्सोल्यूट, simple answer. एकदम सिंपल। तो ये आपको चॉइस लेनी है कि 15% ये है हो सकता है, 10 से 15% ये आउटकम हो सकता है, और 75-80% ये आउटकम हो सकता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। और वैसे भी कड़वी दवा कौन खाना चाहता है? हर आदमी चाहता है कि इजी गोइंग लाइफ हो। तो रितेश जी ने काफी चीजें बताई हैं। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए 4-5 क्वेश्चन लेना चाहता हूं। अगर कोई पूछना चाहता है, अगर प्रोज्वल, अगर आपने किसी को ऐड किया हो तो उनको बोलिए कि अपना क्वेश्चन पूछने दो, जो भी पूछना चाहता हूँ। छोटा रखिएगा, शॉर्ट में। इफ समवन आस्क एनी क्वेश्चन टू रितेश जी। पंकज, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नोबडी इज रेडी टू आस्क क्वेश्चन। सर, आपने क्या मतलब धुआंधार बैटिंग कर दी कुछ। रियली अच्छी बात है ना। मैंने वो गोल्ड का चार्ट अपने ट्विटर पे डाल दिया है, और अगर मैं आई वांट टू गिव द क्रेडिट ओवर हियर टू 2 पीपल जिनका आपको ट्विटर चैनल या उनका यूट्यूब वीडियो सुनने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत लर्न करा है लाइफ के अंदर। ओके। एक है आपके माइकल ऑलिवर है, एमएसए उनका ट्विटर होगा। एक है ल्यूक ग्रोमन। इन सबको ना मैं पर्सनली मैं आई सब्सक्राइब टू लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो व्हिच आर बिहाइंड द पे वॉल, जो पब्लिक डोमेन में ये लोग नहीं बात करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द क्रेडिट टू द पीपल जिन्होंने मेरा थॉट प्रोसेस काफी डेवलप करने में काफी हेल्प करी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ अदर्स, बट दीज टू हैव डन इट ऑन प्रेशियस मेटल्स। या श्योर, मैं उनके, जब मैं इसको रिकॉर्डिंग को डालूंगा दोबारा से, तो उसमें मैं उनके जी लिंक डाल दूंगा यूट्यूब चैनल के, कि अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज उनको सुनिए और उनके हाँ, चैनल को फॉलो करिए, जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तभी आप उसको अच्छे से प्ले कर पाएंगे। और केवल एक आपको टिप देना चैनल्स की या जरूरत नहीं है, आपको चैनल्स की जरूरत नहीं है, आप अपना थॉट प्रोसेस खुद डेवलप कर सकते हो, और आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक राइट। रेजीम चेंज है। इस रेजीम चेंज में अगर आप न्यूज चैनल को सुनोगे, वो आपके प्रीवियस रेजीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही देखा है 10-15 साल से, 20 साल से। उनको उन्होंने, अगर आपने हिस्ट्री स्टडी नहीं करी है, तो आपने रेजीम चेंज के बारे में जो जो पिछली बार रेजीम चेंज हुए थे, क्या चीजें हुई थी, कैसे हुआ था, लॉट ऑफ पीपल विल मिस दैट थिंग, एंड बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड दैट द न्यू रेजीम हैज कम, इट माइट बी टू लेट। या डेफिनेटली। और वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में ही समझनी पड़ती हैं। अगर आपने पीछे जाके हिस्ट्री नहीं देखी कि कैसे चीजें मूव होती हैं, तो फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप नए पर्सपेक्टिव को समझें, नए उस पे देखें। सर, एक क्वेश्चन अभी मुझे मन कर रहा है आपसे पूछने का, कि ये जो डॉलर का इस समय चल रहा है, जी, क्या होने वाला है सर डॉलर का? देखिए, उनको ना डॉलर को नीचे रखना जरूरी है, और ये मैं उनके खुद के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने आपसे, उन्होंने वेरी क्लियरली रखा है। देखिए, छोटी सी चीज, अगर डॉलर इंडेक्स अगर आज ऊपर जाता है, तो समझ लो आपके यहाँ 95-100 हो गया डॉलर पे। एक छोटा सा डॉलर और रुपये की बात करते, समझ लो 95-100 हो गया डॉलर रुपये, समझ लो। तो क्या कोई इंडियन कंपनी यूएस में जाकर फैक्ट्री लगाकर प्रोड्यूस कर पाएगी? बट वही डॉलर रुपये अगर 65-70 हो गया, वुडंट दैट इंडियन कंपनी स्टैंड अ बेटर चांस कि मुझे ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं यूएस में जाकर इन्वेस्ट कर पाऊंगा। सेम आप ताइवान के हिसाब से सोचो, सेम आप साउथ कोरिया के हिसाब से सोचो, सेम आप जापान के हिसाब से सोचो। उनको क्या चाहिए? उनको अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा नहीं चाहिए, उनको अपने जॉब्स चाहिए, उनको अपना डिफेंस बेस दोबारा बनाना है, क्योंकि सारा का सारा उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है चाइना को। इनफैक्ट ये रेथियन के सीईओ की स्टेटमेंट है कि बिना चाइना के रेयर अर्थ के मेटल्स के बिना हमारे यहां से कोई भी चीज काम नहीं करती है। वो आपने देख लिया होगा रेयर अर्थ मेटल्स में क्या हुआ, ओके, मैग्नेट्स वगैरह सब में क्या हुआ। They want their supply chains to be back. They don't want to share their GDP with anybody. They don't want to police the shipping lines. Americans are saying, don't treat us as reserve currency anymore.
treat us as your competitor. The day they have told you that they want you to treat you as a competitor, then dollar is just one other currency. It's not the reserve currency. वो आपसे रोज बोल रहे हैं एक चीज. क्या 10 साल पहले जो आज इंडिया और यूएस में हुआ, क्या हम उनकी हर बात नहीं मान लेते थे? ट्रेड पे जो हुआ पूरी दुनिया मान लेती थी ना उनकी बात. You can see that the empire is no more that powerful. SCO ने आपको दिखा दिया कि empire is no more powerful. An empire also understands that I am not powerful, and before people stop accepting the only export which I have, which is the US dollar note, I want to build back my own country. करेक्ट. तो उसके लिए डॉलर नीचे चाहिए, डॉलर ऊपर गया तो नहीं चलेगा. राइट. सो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करिए, हम लोग या माइक पे क्लिक कर दीजिए, यू कैन आस्क. क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे रिप्लाई कर रहे हैं कि मेरे को इसका जवाब चाहिए, बट वो दे शुड आस्क हियर ओनली. वो लाइव पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. किसी ने पूछा कि गोल्ड और सिल्वर में कौन सा सेफ है इस समय पैसे लगाने सेफ तो के हमेशा लिए. गोल्ड ही रहेगा, सेफ तो हमेशा गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि सिल्वर इज, देखिए, लार्ज कैप सेफ होता है या स्मॉल कैप सेफ होता है. आप सेफ की अगर बात कर रहे हैं तो सेफ का मतलब होता है वॉलेटिलिटी किसमें सबसे कम रहती है, करेक्ट? तो आप उस हिसाब से कभी भी पूछेंगे ना सेफ क्या है, तो सेफ विल ऑलवेज बी गोल्ड. कंसिडर गोल्ड एज अ लार्ज कैप, कंसिडर सिल्वर एज अ गोल्ड माइनर्स एज अ मिड कैप, कंसिडर सिल्वर एज अ स्मॉल कैप, कंसिडर सिल्वर माइनर्स एज अ माइक्रो कैप. राइट. पंकज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्लीज आस्क. अनम्यूट करिए अपने को, पूछिए. थैंक यू नीरज जी, एंड थैंक यू रितेश जी. काफी अच्छा और मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा. बेसिकली मैं तो इक्विटीज ज्यादा देखता हूं, लेकिन ग्लोबली मार्केट समझने के लिए मैंने हमेशा से नीरज जी आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूं. और मैं एक सिंपल सी चीज समझना चाह रहा हूं. गोल्ड और सिल्वर के मामले में जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया, उसमें रेस में कौन सा ज्यादा रहेगा, सिल्वर या गोल्ड, अकॉर्डिंग टू यू रितेश? आप इक्विटी वाले हैं, ओके? इक्विटी वालों के हिसाब से where do you make the maximum return if you keep the risk part out or volatility out? स्मॉल के तो मैंने जवाब दे दिया ना आपने. स्मॉल कैप्स के अंदर हमेशा वैसे ही होता है. The problem is that people should know when to exit, and that is what I find is the most important thing. Entry into an asset is the easiest thing in life. ये मेरी 25-30 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि एंट्री इनटू एन एसेट इज द इजीएस्ट थिंग इन लाइफ. आप भी देख सकते हो वो चीज जो मैं देख रहा हूं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुल मार्केट वी ऑल बिकम इमोशनल, वी ऑल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वी बिलीव दिस थिंग विल नॉट एंड. सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ, सर बाइंग इज बिल्कुल द इजीएस्ट थिंग इन लाइफ. हृदय सर, आपने बिल्कुल सही कहा. हम लोग यहाँ मुंबईया भाषा में कहते हैं माला पहन लेना आसान है, उतार नहीं पाओगे. सो पंकज जी, बी वेरी केयरफुल. मेहुल जी, आप प्लीज अनम्यूट करिए और क्विकली क्वेश्चन पूछिए अपना. Thank you, Ritesh sir. I think I'm in the same industry, so I almost agree with whatever you said. I follow Luke Grumman as well, so मैं जानता हूँ कि I think whatever he's saying has been actually part of that has come out to be true. मेरा क्वेश्चन मोर ऑफ मैक्रो थीसिस की तरफ था कि जैसे अभी चाइना ने, यस्टरडे मैंने न्यूज पढ़ा कि चाइना ने एक मैगलॉव ट्रेन स्टार्ट की है, विच इज एक्चुअली द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड. And on the other hand, US abhi it just basically started a service from New York to Washington DC, and that train is actually slower than I think its previous generation train. My point is that US is trying to be the leader of the world, and in terms of innovation and development, and for like whatever is coming out is actually coming out from China. अभी देखा आपने देखा होगा कि अलीबाबा ने एक्चुअली अनाउंस किया कि दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इन्वेंटिंग. So I mean, is the growth sustainable? I mean, whatever they are spending right now, I think if China catches up, they are spending $1 trillion on this AI boom, and if China catches up at maybe 10th of that price,
then how did they generate the revenue? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये डिस्कशन आज 6 महीने से ही चालू हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले। उससे पहले तो यूएस Right. का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सिर्फ डॉलर ही होता था। वो बोलते Correct. थे हम लोग डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया बनाती है और हमें वापस भेजती है, हमें करना ही क्या है लाइफ के अंदर। अभी वो पहली बार है वो खुद बनाना चाह रहे हैं, बट दे आर वेरी अनकॉम्पिटिटिव। आज से 15 या 20 साल पहले चाइना यूज्ड टू हैव प्रोड्यूस 1/3 द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूएस। टुडे इट प्रोड्यूसेस डबल द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यूएस Correct. Yeah. एंड इट प्रोड्यूसेस द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव्स इन चाइना आर टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग थिंग्स, इसलिए आपने देखा होगा उनकी मार्केट ऊपर नहीं जाती है, राइट? ऑल्दो भी रिसेंटली जाना Mm-hmm. चालू हुई। इन यूएस द incentives are towards financialization, Correct. Yeah. and now they want to move from financialization back to industrialization. आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, कर पाएंगे क्या, होगा कि नहीं होगा, अनकॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल सही बात, बट वो तो हमें टाइम ही बताएगा। अमेरिकन But I के think साथ एक चीज अच्छी what है कि yeah. when they are pushed to the wall ना, they do the right things. वो 4-5 True. साल में हमें पता चलेगा कि वो लोग कॉम्पिटिटिव हो पाए कि नहीं, वो इंडस्ट्रियलाइज कर पाए कि नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर एज एन इन्वेस्टर, more money is made in journey than the destination. That's true. करेक्ट। चलिए, Thank you. पॉइंट ऑफ व्यू अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू रितेश। आई एम कॉलिंग फ्रॉम टोरंटो कनाडा। मैं कनाडा बेस्ड हूँ पर मैं इंडियन मार्केट में काफी एक्टिव हूँ, तो इट्स रियली गुड लिसनिंग अबाउट दिस थिंग। रितेश जी, मेरा एक सवाल है और दूसरा नीरज भाई से मैं बाद में पूछूंगा। सो राइट नाउ, I mean, we know that gold is alternative currency, right? I mean, except US dollar, gold you can use anything, and as of today, and it's performing very well compared to equity and everything. In longer term perspective, जितना वो crypto का rise हुआ है, especially the Bitcoin, do you think it will replace the gold as a currency worldwide? आपको लगता है फ्यूचर लॉन्ग टर्म में? देखिए हो क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है। अगर आप टी लीव्स पढ़ेंगे, द टू बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड आर चाइना एंड रशिया, एंड मोस्ट ऑफ द गोल्ड ओवर द लास्ट 20 years हैज फ्लोन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी वेस्ट के पास गोल्ड नहीं बचा, आप यूएस की गोल्ड रिजर्व हटा लीजिए, उसके अलावा गोल्ड बचा ही नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। गोल्ड हैज बीन शिफ्टेड टू ईस्टर्न वर्ल्ड। अमेरिका अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार अगर गोल्ड को हमने रिजर्व करेंसी बनाने दिया तो ये तो सारा का सारा ईस्ट इज द विनर इन दिस। यूएस वांट्स and the Western world wants Bitcoin to desperately succeed and compete with gold. What is gold to Eastern world or BRICS? They want Bitcoin to be to the Western world. दोनों में से एक चीज बहुत ज्यादा सक्सीड करेगी और हो सकता है कि शायद दूसरी भी सक्सीड कर जाए, where you have two system. One is a system only of G7 or the Western world. The other is a system of BRICS and other countries. आज की डेट में इट इज ऑल इन एयर, बट इट्स अ कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग ऑन, क्योंकि उनके पास गोल्ड ही नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। यूके ने अपना 2000 में बेच दिया, कनाडा ने अपना 2015 में बेच दिया, और किसने खरीदा? सऊदी अरेबिया से लेकर इंडिया से लेकर चाइना ने, रशिया, सब ने खरीदे गोल्ड। आज उनके पास है ही नहीं गोल्ड। इनफैक्ट सो मच सो दैट एलन मस्क ने जनवरी फरवरी में बोला था विद इन 45 days वी विल हैव फोर्ट नॉक्स में वी विल डू द ऑडिट ऑफ गोल्ड। कोई उससे पूछे, या एक्चुअली आप गूगल करके देखो, द न्यूज हैज कंप्लीटली डाइड डाउन। So it's a very interesting thing happening and unfolding in front of you. And since you are based out of Toronto, Western world will try Bitcoin to succeed. यस, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू नीरज भाई। एक आपसे सवाल है लाइटर नोट पे, जी बिकॉज आई गेट अ चांस टू स्पीक टू यू, जी, कि आपने जब से सीएनबीसी छोड़ा आपने रेसिपी डालनी बंद कर दी। आई वाज बिग फैन ऑफ योर रेसिपी, आप डालते थे। बिल्कुल। सर, ये इतना सब इन्हीं चीजों में फंसा रहता हूँ, मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, तो इसलिए उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वेरी सून मैं आपको आपकी इच्छा पूरी करूंगा, कुछ मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूँ तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगा और पिक्चर्स वगैरह भी डालूंगा। श्योर, थैंक यू। थैंक यू जी, अनुराग गर्ग जी, प्लीज पूछिए सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया, मैं गोल्ड सिल्वर पे पूछना चाहता था। थैंक यू रितेश। ओके, नीरज भाई एक और ले लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और ले लेते जी, हैं। सीएमए हिरेंद्र जी पूछिए सवाल। Yeah, hi.
थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मेरा सवाल ये है कि रितेश जी से कि स्विस फ्रैंक एंड गोल्ड दोनों को स्टेकअप करने का टाइम है क्या? स्विस फ्रैंक बेसिकली। करेक्ट। सो आप अगर एक गोल्ड का चार्ट देखेंगे ना, पिछले 25 साल में 2000 से जब भी आप चार्ट देखेंगे, गोल्ड एक्चुअली आपको बता देता है सबसे अच्छी करेंसी कौन सी है दुनिया में। तो इंक्रीमेंटल का एक चार्ट है, मैंने भी वो चार्ट काफी बार अपने ट्विटर पर डाला हुआ है। उसके हिसाब से गोल्ड का रिटर्न इन स्विस फ्रैंक इज द लोएस्ट, सो विच इज अराउंड 6% per annum, which tells you that among currencies, Swiss franc is the best currency. Now my view is, what is Swiss franc to the Western world? That will be Singapore dollar to the Eastern world. So अगर आज मुझे कोई करेंसी, अगर मुझे अपने पास रखनी है, कोई करेंसी मैं रखना चाहूंगा, अगर मैं गोल्ड नहीं रख सकता हूं या फिर मैं प्रीशियस मेटल्स नहीं रख सकता हूं और मुझे पैसा अपनी करेंसी में ही रखना है अगले कुछ सालों के लिए, इट विल बी आइदर स्विस फ्रैंक और इट विल बी सिंगापुर डॉलर। थैंक्स। ओके, तो क्वेश्चंस भी हमने लोगों ने काफी ले लिए और अपना 40-45 मिनट का टाइम भी हो गया है। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और रितेश जी को स्पेशल थैंक्स क्या है। एक चीज यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि रितेश जी का भी अपना यूट्यूब चैनल, उसमें बहुत सारी चीजें वो डालते रहते हैं, और उनके ट्विटर अकाउंट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे वो चार्ट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से, एंड बेस्ट क्यूरेटेड रीड्स आपको मिलती है वहां पे। तो प्लीज उनको फॉलो करिए, उनका चैनल फॉलो करिए, और मैंने भी एक छोटा सी यूट्यूब चैनल बनाया, कोशिश कर रहा हूं मैं, तो उसको भी फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें कोशिश करते हैं सिखाने की आपको, जिससे कि आप खुद सीख सके, खुद समझ सके, हमारी बताने की आपको जरूरत न पड़े। कोशिश हमारी यही रहती है, और रितेश जी को इसीलिए मैं लेके आया हूं कि आप लोग उनसे समझे, सीखें और खुद समझदार बने, रादर कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो थैंक यू सो मच सबके जुड़ने के लिए, और रितेश सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जैसे ही $50 क्रॉस करेगा सिल्वर, हम लोग फिर एक शो करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।